हिस्ट्री क्लास 10th। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सोरियू के कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। नए शब्द निरंकुशवाद। निरंकुशवाद किसे कहते हैं? एब्सोल्यूटिज्म ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कल्पनादर्श यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। चित्र 1 फ्रेडरिक सोरियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न। राष्ट्रों के बीच संधि कब हुई? 1848 में। अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सोरियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सोरियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। नए शब्द जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। चर्चा करें। रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दें। उसके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है? अर्नस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 1882 में सोरबोने विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक राष्ट्र क्या है।
राष्ट्र क्या है? इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है कि जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत के समान यह गौरव होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए। उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोग द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, द ट्री कलर, चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुति रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंच गई तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले जाने लगीं। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहां उसने ऐसे अनेक सुधार की शुरुआत की जिनसे फ्रांस में सब पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। चित्र 2। पहला चित्र आपने फर्स्ट पेज पर ही देखा। दूसरा चित्र अभी ये है। एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया था। 1798 में ये चित्र डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? पत्रकार के द्वारा, एंड्रियास रेबमान जिनका नाम था। नाम भी बड़ा उल्टा पुल्टा। फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उस मिलते जुलते किले के बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा भी दिया गया है, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मीन नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। पहले लोगों का नाम भी बड़ा अजीब होता था। तो चित्र 2 को देखिए। चित्र 2 को एकदम ध्यान से स्पष्ट देखिए और चित्र 1 को भी देख करके अच्छे से समझिए। उसमें अमेरिका और अब चित्र 3 को देखिए। वियना कांग्रेस 1815 के बाद यूरोप। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ, उसके बाद यूरोप का तस्वीर देखिए।
मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता नाम से जाना जाता है, ये ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून भारत और समकालीन विश्व, देखिए इस पट्टी पे लिखा है कि भारत और समकालीन विश्व के बारे में इस पे बता रहा है। और ये जो मैप है यूरोप का है, कब का? वियना कांग्रेस 1815 के बाद का। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 में हुआ। उसके बाद का यूरोप का तस्वीर। आइसलैंड, डेनमार्क, सबसे ऊपर में आइसलैंड, डेनमार्क है, फिर अटलांटिक महासागर। मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरफ स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजतांत्रिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। चित्र 5 राइनलैंड का डाकिया लाइप्ज़िग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्ज़िग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठी पर उन भूभाग के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। चित्र 4 ज़्वेब्रकेन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेब्रकेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिक को दमनकारी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी के बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है। उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे इलाकों में राजतंत्र, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र में पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह-तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग-अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया-हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग-अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन
भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्वार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह-तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर-पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े रहते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम ज़्यादातर जमीन पर किराए और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत, 1814 से 1815 नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि, 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग से बने। मध्य और पूर्व यूरोप में इन समूह का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार सरफर-एज के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांसीसी उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए।
आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, इसका आंसर कमेंट में करिएगा। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। मैंने दोबारा फिर से रिपीट कर दिया और आप लोग भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़ों की नापने का पैमाना एले था। कपड़ों के नापने का पैमाना एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो इतना सेंटीमीटर मिलता, मेंज में इतना सेंटीमीटर और न्यूरेमबर्ग में इतना और फ्राइबर्ग में इतना। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो सबसे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों के राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवाद मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्चा, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। यह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था,
के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। नए शब्द रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्रेडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा, जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करने में मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। चर्चा करें। आप लोग इसको पढ़िए और चर्चा कीजिए। उन राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद लिस्ट को है। इसी पर चर्चा करना है आपको और ध्यान से सुनिए, जरूर समझ में आएगा। रूढ़िवाद का मतलब पता ही चल गया आपको। आगे बढ़िए। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिम सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। रूढ़िवादी किसे कहते हैं ये आपको पिछले पेज में बताए हैं, तो आप कमेंट करिए किसे कहते हैं रूढ़िवादी। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। गतिविधि। यूरोप के नक्शे पर उन परिवर्तनों को चिन्हित करें जो वियना कांग्रेस के फलस्वरूप सामने आए। चित्र 6 को देखिए। चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाम व्यंग्य चित्र। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। लिखा है इस बोर्ड पर कि इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। क्या ये सही लिखा है? आप लोग कमेंट में यस या नो में आंसर दीजिएगा।
ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लिए लोभ का शिकार हो या सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद किया जाए। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय में अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्य में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रसिद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जिउसेप्पे मैत्सिनी। उनका जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ था और कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर निकाल दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्य और प्रदेशों के पाबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना था। क्या था? गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। किसे बताया था? मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? कमेंट करिए। हम तो बस पागलों की तरह बोलेंगे ही। कमेंट करिए क्वेश्चन का आंसर। कमेंट तो होगा नहीं, हमें पता है। चित्र 7 को देखिए, चित्र 7 को देखिए। जिउसेप्पे मैत्सिनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना करते हुए। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? जिउसेप्पे मैत्सिनी और बर्न ने। मैत्सिनी और बर्न ने 1833 में की थी। गियाकोमो मात्तेगांजा का चित्र है ये। गियाकोमो मात्तेगांजा का चित्र है ये। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 ये कार्यकाल रहा। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मैटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मैटरनिख ने कहा था टिप्पणी में। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था।
यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति हेलेनिज्म के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। आप लोगों को वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है क्या? इतना क्लियर तो इसमें मतलब दिख रहा है। वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़ा जा सकता है इसको। गंदे वीडियो या फिर बाकी चीज़ें तो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन स्टडी का कोई भी मटेरियल हो यूट्यूब पे जल्दी वायरल नहीं होता है। इसका कारण यह है कि ये घोर कलयुग है। कलयुग में अच्छे चीज़ वायरल नहीं होंगे, ये तय है। खैर आगे बढ़िए। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क किया। जो मैं क्वेश्चन पूछी हूँ वीडियो में, प्लीज़ आप लोग उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट में आंसर करने से ये होगा कि मेरा फ़ायदा तो बाद में होगा, सबसे पहले तो आपका फ़ायदा होगा कि मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। क्लास 10th का हिस्ट्री में कुल 28 पेजेज हैं, कुल 28 पेजेज। अब इसी में आपका जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये आपका एक वीडियो में ये ख़त्म हो रहा है, दूसरा वीडियो में आपका पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। तो 2-3 बार इसको रिपीट कर लीजिए, सही रहेगा। विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्म लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र देखिए। ये विश्व का इतिहास है, हमारे भारत का ये इतिहास कतई नहीं है, विश्व का इतिहास है। इसीलिए थोड़ा कोई शब्द बहुत ज़्यादा कठिन है और समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसको जितना ज़्यादा रिपीट करें उतना ज़्यादा समझ में आएगा। चित्र 8 को देखिए। यूजीन देलाक्रोवा, द मसैकर एट क्यूओस, 1824, 1824। फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रोवा। फ्रांसीसी चित्रकार का नाम क्या था? देलाक्रोवा। सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक था। यह विशाल चित्र, यहाँ मीटर भी देखिए लिखा हुआ कितना सेंटीमीटर का था। यह विशाल चित्र एक घटना को चित्रित करता है जिसमें कियोस द्वीप पर
कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। तुर्कों ने कितने यूनानियों को मार डाला? 20,000। डेला क्रोआ ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वालों की भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की। तो आप लोग वीडियो में ये कमेंट कीजिएगा, कुछ और कमेंट कीजिए चाहे नहीं, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए कि नहीं इस वीडियो का, क्लास 10th का। जिनका नेक्स्ट बोर्ड का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत यूज़फुल है। एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, और क्वेश्चन आंसर भी मैं खुद अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। भगवान आपकी माता पिता को लंबी उम्र